नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बस करो माँ, बहुत हो गया। अब और नहीं सहा जाता इतनी बेइज्जती तो कोई अपने दुश्मनों का भी नहीं करता है जितनी आप अपनी बहू की कर रही हैं। वाह बेटा, आज तेरे मुंह से भी जबान हो गई। तू भी सबके सामने अपनी माँ को बोल रहा है। सिखा दिया ना तुझे भी इसने? हाँ माँ, सिखा दिया। क्षमा देवी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा भी रवि अच्छी नौकरी करता था। वह अपना परिवार लेकर मुंबई शहर में रहता था। छोटा बेटा राजू, वह घर पर ही रह गया। उसे जल्दी कोई नौकरी हो नहीं पाती थी, जिसके चलते वह घर पर ही खेती बाड़ी का काम कर देखने लगा। क्षमा जी और उसके पति श्रीवास्तव जी छोटे बेटे के साथ ही गांव में रहते थे। श्रीवास्तव जी अपनी नौकरी से रिटायर हो गए थे तो महीने के उन्हें भी अच्छी पेंशन आ जाती थी। राजू खेती अच्छी खासी लंबी चौड़ी थी जो खुद ही करता था, तो खेती के भरोसे ही दो पैसे वह अपने पास भी रखना और घर खर्च भी चलाता था। कभी भी श्रीवास्तव जी से पैसे नहीं लेता था और वैसे भी श्रीवास्तव जी उसे पैसे देते भी नहीं थे। आए दिन श्रीवास्तव जी और क्षमा देवी के खाने में नई नई फरमाइश जरूर होती रहती थी। खाना उन्हें कभी भी सादा नहीं चाहिए था। ज्यादातर वह लोग पूरी पराठे मसालेदार सब्जी ही पसंद करते थे, जो कि छोटी बहू नीलिमा बनाकर भी देती थी। राजू और नीलिमा दोनों ही श्रीवास्तव जी और क्षमा देवी के अच्छे से ख्याल रखते थे। इसके बावजूद भी क्षमा देवी कभी भी नीलिमा के साथ खुश नहीं रहती थी। वह आए दिन बस अपनी बड़ी बहू के रेनू के गुणगान गाती थी। वह कहावत है न कि दूर के ढोल सुहाने। क्षमा जी के जो बहू सेवा करती, क्षमा जी उसे बहू को थोड़ी भी कदर नहीं करती, और जो बहू साल में एक महीने के लिए आती उसमें से 15 दिन मायके रहती, उसे बहू के लिए क्षमा जी दिन रात चिंता करती हैं। अगर क्षमा जी की कानों में कहीं से खबर पड़ गई कि रेनू बीमार है तो क्षमा जी को लगता कि पूरा घर ही सर पर उठा लेंगी। वह बार बार श्रीवास्तव जी को कहती, जरा रवि को फोन लगाओ, पता तो करो बहू कैसी है। अब बताओ, अकेली बेचारी वहाँ कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं होगा, सारा घर का अकेले ही करती होगी। जरा पूछ लेना, कुछ पैसे रुपए की जरूरत है तो भेज देना। बड़े भैया और भाभी के लिए इतनी फिक्र और प्यार देखकर राजू और नीलिमा दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि कैसे माँ भैया भाभी को पैसे भेजने के लिए उतावली हो रही हैं, जबकि वह लोग पैसे मांग नहीं रहे हैं। और हम अगर कभी भी बहुत इमरजेंसी पड़ जाए तो कुछ पैसे मांग ही लेते तो माँ तो ऐसे चिल्लाती, ऐसे एहसान जताती जैसे राजू से बड़ा निकम्मा इस दुनिया में और कोई नहीं है। गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई थी और साथ ही शुरू हो गई थी रेनू भाभी की आने की तैयारी। माँ की रेनू भाभी के आने की खबर से बड़ी खुश थी। 10 दिन के बाद रेनू भाभी आ भी गई। रेनू भाभी सबके लिए कुछ न कुछ लेकर ही आती थी। क्षमा जी के लिए साड़ी, नीलिमा के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े और दो नंद थी, उनके लिए भी साड़ी लेकर आई थी। 2-4 दिन बाद ही नंद को भी फोन करके भेंट करने के बाद बुला लेती थी। नंदे भी आ जाती हैं। अब नीलिमा का काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। घर में इतने लोग जो इकट्ठा हो गए थे और करने वाली बस अकेली नीलिमा ही थी, क्योंकि रेनू तो ऐसे आती जैसे लगता ही नहीं कि उसका ससुराल है। वह तो 10 दिन के लिए बस मेहमान बनकर आती थी, जिसके चलते ना कभी नीलिमा उसे कोई काम करने को देती और ना ही रेनू कोई काम करना ही चाहती थी। रेनू खुद तो गर्मियों की छुट्टी में आती, साथ साथ पीछे से 2 नंदों को भी बुला लेती थी। 2 नंदे, उनके बच्चे, अच्छी खासी भीड़ जमा होती थी। बेचारी नीलिमा का पूरा दिन किचन में ही लग जाता था। खाने वाले तो बहुत थे लेकिन करने वाला कोई नहीं था। ऊपर से एक थी क्षमा जी देवी ने कहा बड़ी बहू को ले जाने के लिए कुछ चावल और दाल साफ करके बोरी में बांध दो। लेकिन माँ जी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ मिल रहा है कि मैं चावल दाल साफ करने बैठूं। पूरा दिन तो इधर उधर ही लग जाता है। आप एक काम करिए, किसी को बाहर से पकड़ लीजिए जो कुछ पैसे लेकर अच्छे से चावल दाल साफ कर देगा। अच्छा, तो मतलब मैं तुम्हें एक काम बोल दिया तो तुम्हें अब नौकर चाहिए? और इतना कौन सा पूरा दिन लगी रहती हो जो तुम्हें टाइम नहीं मिलता है?
इतनी कौन सी भीड़ हो गई है। एक बड़ी बहू आई है, दो मेरी बेटी हैं, 3 लोगों के खाने बनाने में तुम पूरा दिन किचन में ही लगा देती हो। वाह भाई, हमारे जमाने में तो 25 से 25 लोगों का खाना बनते थे, दोनों दोनों टाइम। फिर भी मजाल है कि सास नर से कुछ कह दे और ना करे। अब 10 दिन के लिए कोई तुम्हारे घर आएगा तो तुम उसे खाना भी बनाकर नहीं खिलाओगी। खाना बनाने के बाद वैसे काम भी कौन सा होता है, पूरी दोपहर तो आराम ही करती रहती हो। एक दिन आराम ना करो तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। क्षमा देवी तेज से चिल्लाने लगी कि पूरा घर इकट्ठा हो गया था। फिलहाल नीलिमा नीलिमा के सास के मुंह लगने से अच्छा उसने काम ही करना ही समझा और बैठ गई पूरी बोरी का दाल और चावल लेकर साफ करने। गर्मी भी जबरदस्त पड़ रही थी, ऊपर से भरी दोपहर उसने पूरा दाल चावल साफ कर बोरी में बांध कर रख दी। शाम हो गई थी, शाम को चाय की तलब भी चढ़ गई थी, लेकिन चाय बनाने के लिए जब नीलिमा खाली हो तब चाय बनाए। सास की आवाज सुन जल्दी जल्दी हाथ पैर धोकर वह तुरंत किचन में भाग। पूरी दोपहर चावल साफ करने के बाद पूरी शरीर थक गया था। फटाफट सबको चाय बनाकर दी, फिर लगे हाथ खाने की तैयारी में लग गए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे जो जल्दी सो जाते थे। खाना बिना बनाकर खिलाकर बर्तन धोकर सारा कुछ करते करते नीलिमा को 11 बज गए थे। थकान से शरीर बुरी तरह से टूट रहा था। अगले दिन जब मेरी नींद खुली तो क्षमा देवी की आवाज जोर जोर से सुनाई दे रही थी। 7 बज चुके थे, अभी तक कोई उठा ही नहीं था। क्षमा जी को चाय की तलब लगी थी, 7 बजे चाय पीती थी, लेकिन आज तो नीलिमा उठी ही नहीं, इसीलिए उनको चाय भी नहीं मिली। जब उन्होंने अंदर किचन में जाकर देखा, किचन बंद पड़ा था। वह बाहर से नीलिमा को चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर पूरा परिवार ही आ गया, लेकिन नीलिमा नहीं आई तो रीना चाय बनाने किचन में चली गई। रीना को किचन में ज्यादा देख क्षमा जी तुरंत नीलिमा के कमरे में घुस जाती हैं। नीलिमा को लेटा हुआ देखकर चिल्लाने लगती हैं, क्यों महारानी, आज ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हारी नींद ही नहीं खुल रही है? कुछ ज्यादा ही नहीं आराम कर लिया? पूरी रात सोने के बावजूद अभी तक नींद पूरी हुई नहीं, समय का ख्याल है? माँ जी, पूरा बदन बुखार से तप रहा है, शरीर में बिल्कुल ही जान ही नहीं है। बुखार है तो सोने के ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है कि घर में इस समय लोग आए हुए हैं, इसी समय तुम्हें बीमार भी पड़ना था, और बीमार पड़ी तो दवाई तो टाइम पर ले लेती। छोटी बच्ची तो नहीं हो कि दवाई हाथ पर रखी जाएगी तो दवाई खाओगी। बताओ अब कैसे होगा घर का काम? 4 लोगों को देख ली, अब तो बीमार होकर बैठ गई हो। कल्याण हो, तुम तो वैसे ही चाहती थी कि घर की लिए एक नौकर ला जाए, नौकर नहीं लगा तो बीमार हो गई। बताओ इतनी नाजुक शरीर है, थोड़े से चावल क्या साफ कर दिए बीमार हो गई। सब समझती हूँ तुम्हारा नाटक, जानबूझकर तुमने दवाई नहीं खाई होगी कि सुबह तक आराम मिल जाए तो मुझे फिर से काम नहीं करना पड़ जाएगा। कामचोर हो, काम ना करने के बहाने ढूंढ रही हो। बस करो माँ। तभी पीछे से आवाज आई। क्षमा जी ने पीछे मुड़कर देखा, उनका बेटा राजू खड़ा था हाथों में दवाई लिए। बोला, माँ कैसी बातें कर रही हो, तुमने एक बार भी नीलिमा को छू के नहीं देखा? कितना तेज बुखार है, पूरी रात बुखार से तड़पती है। इसके बाद सुबह होते ही आप प्यार के 2 बोल बोलने की जगह उसे उल्टा सीधा सुना रही हैं। माँ कितना बर्दाश्त कराओगी? अब नॉर्मल बोलती हो तो चलता भी है, लेकिन कम से कम किसी के दुख तकलीफ में भी तो मत बोला करो। हाँ हाँ, अब तो तुम भी बोलो, तुम्हारा भी बड़ी जबान खुल गई है। क्या बोल दिया मैंने? कौन सा गलत बात बोल दिया है? यही कह रही हूँ ना कि 4 लोगों को देखते ही बीमार हो गई। जब थकान थी, तकलीफ थी तो दवाई खा लेती होती, अब तो ठीक हो गई होती ना। हाँ माँ, तुम्हें तो बस उसके काम से मतलब है, चाहे वह दुख में रहे, दर्द रहे, तकलीफ में रहे, अगर काम करती रहे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माँ, तुम सौतेली व्यवहार क्यों करती हो हमारे साथ? वहीं पर अगर बड़ी भाभी बीमार पड़ जाती हैं तब तो तुम कितना परेशान हो जाती हो, और जब नीलिमा बीमार पड़ गई तो तुम्हें वह नाटक लग रहा है। उसके लिए चिंता तो दूर की बात, उसकी बीमारी भी तुम्हें नाटक दिखाई दे रहा है। अब समझी मैं सारी बात? यह खुल कर बोलो ना कि सारी जलन तुम दोनों को बड़ी बहू से है। रीना खड़ी चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी। चाय बनाकर उसने अपनी सास को देते हुए कहा, माँ जी छोड़िए ना, अब उसकी तबीयत खराब है तो कैसे उठेगी बेचारी। देख लो बहू, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। एक तुम हो, उन दोनों के लिए तुम्हारे दिल में कितनी हमदर्दी है।
एक ये दोनों हैं। अगर मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र कर दूं तो उन्हें जैसे दोनों के कलेजे पर सांप लेट जाता है। एक काम करो, इस बार तो अपने साथ मेरा भी टिकट कटा लो। मुझे कुछ दिनों तक इन दोनों से दूर ही बनाकर रखना है। तंग आ गई हूँ मैं रोज रोज के किचकिच से। रीना ने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल वह क्षमा जी को अपने साथ ले जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन क्षमा जी बार बार कहने पर उसने कह दिया, माँ जी टिकट नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किल से तो 2 टिकट हुआ, मेरा और बच्चों का, लेकिन फिर भी क्षमा जी जबरदस्ती तैयार हो गई। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बच्चों की सीट पर ही बैठकर चल पड़ूंगी, लेकिन एक बार तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही है। अब बेचारी रीना क्या बोले। क्षमा जी रीना के साथ अपना बैग पैक कर लिया। रीना की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि क्षमा जी को साथ ले जाए। जैसे तैसे वह दोनों मुंबई पहुंचे। काम के चलते सब रात को लेट से सोते थे तो सुबह भी लेट से उठते थे। 7 बजे के आसपास 7 बजे ही क्षमा जी को चाय की तलब लग जाती थी। अब ऐसे भी कहते हैं कि नई जगह तो नींद खुल ही जाए। क्षमा जी 5 बजे ही उठकर चुपचाप बेड पर ही पड़ी रही। कहीं जाए भी तो कहाँ जाए। 2 कमरों का घर था। एक कमरे में बहू बेटे सोए थे, एक कमरे में बच्चों के साथ क्षमा जी सोई थी। जैसे तैसे 6 बजे 7 बजे अब उनकी तलब बढ़ती जा रही थी। बहू अभी तक उठी नहीं थी। अंत में क्षमा जी रीना के जगाने जाती है और कहती है, बहू 7 बज गए हैं, उठो, जाओ एक कप चाय बनाकर दे दो। वह भी कहती, क्या माँ जी, क्या तरीका है सुबह सुबह उठने का। सबका अपना अपना टाइम होता है। अगर आपको 7 बजे चाय की लत लग गई है तो आप चाय तो बनाकर पी ही सकते हो ना। आपको पता है हम रात को कितना लेट से सोते हैं। यह गांव नहीं है, शहर है। यहाँ पर सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है। बहू की 2 टूक सुनकर क्षमा जी एकदम से हैरान थी। वह रीना को ऐसे ही देखे जा रही थी जैसे बिल्कुल भी उससे ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। कहीं न कहीं उनकी आंखों में आंसू जरूर आ गए थे और उसी पल उनके आगे नीलिमा का चेहरा भी नाचने लगा। नीलिमा की कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि वह इतनी बुरी तरह से मुझे जबान दे। कितना कुछ सुनाती थी। 7 बजे किसी भी कीमत पर उनके आगे चाय रख ही देती थी, फिर भी 1000 बातें जरूर सुनाती थी। अपनी आदत चलते क्षमा जी की किचन में आई, खुद के लिए चाय बनाई, लेकिन आज उनका चाय पीने का भी मूड नहीं था। पहले ही दिन उनका मन उछल गया था। फिर वह चाय के कप लेकर बालकनी में चेयर पर बैठ गई। पहले दिन में ही घर की याद आने लगी थी। रीना करीब 7:30 बजे उठी, सीधे किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। रवि भी जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। बच्चे अपने अपने स्कूल के लिए तैयारी करने लगे। रीना सबके लिए किचन में नाश्ता और टिफिन बनाने में लगी थी और बेचारी क्षमा जी चुपचाप बाहर बालकनी में बैठी सबको देख रही। सब अपने अपने कामों में इतनी तेजी से थे कि किसी के पास भी क्षमा जी के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं था। करीब 1 घंटे के बाद बच्चे और रवि नाश्ता करके चले गए। अब घर में अकेली रीना और क्षमा जी रह गई थी। 9 बज चुके थे। 9 बजे तक तो घर का नीलिमा क्षमा जी को नाश्ता भी करा चुकी होती, लेकिन यहाँ पर आज क्षमा जी चाय पीकर बालकनी में किसी अजनबी की तरह बैठी हैं और सब अपने अपने कामों में लगे पड़े हैं। बच्चे और बेटा चले गए। रीना अपने घर की सफाई, किचन की सफाई, अपने कामों में लग गई। 11 बजे जब वह नहाकर फ्री हुई तो उसने क्षमा जी से नाश्ते करने के लिए कहा और उनके आगे खाने की प्लेट रखकर खुद भी खाने बैठ गई। बहू से थोड़ी बहुत बातें करते करते क्षमा जी ने नाश्ता तो कर लिया। अब रीना घर से कुछ और काम निपटा कर बोली, माँ जी मैं 1 घंटे के लिए आराम करने जा रही हूँ। आपको कुछ काम है तो बता दीजिए। कोई काम नहीं, तुम आराम कर लो। रीना फिर अपने कमरे में चली जाती है और एक बार फिर से अकेली रह जाती है क्षमा जी। पूरी तरह से सन्नाटा था। जैसे पूरी रात गुजारी थी वैसे ही पूरा दिन अकेले रहते गुजर रहा था। पल भर के लिए पूरा परिवार उठा, थोड़ी सी चहल पहल हुई, फिर से वही शांति शांति ही क्षमा जी को अंदर ही अंदर काट रही थी। यहाँ आने के बाद उनका 1 मिनट के लिए भी मन नहीं लगा था, क्योंकि जो बहू गांव में उनसे चिपक के मीठी मीठी बातें करती थी वह यहाँ पर आने के बाद अपने ही काम में इतना बिजी रहती कि उसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता था।
कुछ पूछने पर बस जवाब देकर रह जाती। तो जिसके पास क्षमा जी से बात करने का टाइम नहीं है, वह क्षमा जी को मनपसंद खाना कहाँ से बनाकर दे पाएगी, उनका ख्याल कहाँ से रख पाएगी। वह तो उसे हीरा समझती थी, अभी तक उसकी असलियत से ही दूर थी। रीना के साथ क्षमा जी यह सोचकर आई थी कि बड़ी बहू के यहाँ जाऊंगी तो कुछ दिन चैन से रहूंगी, बड़ी बहू सेवा करेगी, उनकी बातें सुनेगी, बातें करेगी, जैसे गांव में आकर दिन रात उनसे चिपक के बातें करती हैं। लेकिन यहाँ तो बहू के पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है कि वह अपने सास के साथ बातें कर ले, और ना ही उसका यह रूप देखकर क्षमा जी की हिम्मत होती कि उसे कुछ कह भी सकती। ना सामने वाला कुछ ज्यादा ही उम्मीद करता है और उसे उसके मुताबिक चीज नहीं मिलती है तो बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। ऐसे ही बुरी तरह से टूट गई थी क्षमा जी। जैसे तैसे उन्होंने 2 दिन काटे, तीसरे दिन में से उनकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। शाम को जब नीलिमा का फोन आता है तो क्षमा जी जैसे ही फोन उठाती है, नीलिमा कहती है, माँ जी आप शहर जाकर अपनी बड़ी बहू के साथ रहकर छोटी बहू को तो भूल ही गई। क्या आप इस तरह से नाराज हैं कि हमसे बात भी नहीं करेंगी? पूरे 2 दिन हो गए आपके गए हुए, मेरा मन तो आपके बिना बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझसे फोन पर बात भी नहीं कर सकती? छोटी बहू की बातें सुनकर क्षमा जी की आंखों में आंसू आ गए थे, तड़प उठी थी, धीरे से बोली, नहीं बहू ऐसी बात नहीं है, याद तो मुझे भी आ रही है। एक काम कर, राजू को बोल दे मेरा टिकट निकलवाने के लिए। 2-3 दिन के अंदर ही मुझे भी वैसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। कहते हुए क्षमा जी ने फोन काट दिया। बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ता रुकी और फिर जल्दी अपने गांव, अपने घर जहां पर उनका राज चलता था। जैसे ही वह घर आई, नीलिमा उन्हें देखते ही उनकी आंखें छलक आई। उन्होंने कहा, सच में बहुत दूर की ढोल ही सुहाने होते हैं। यह कहावत तो मैं आज तक सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। नीलिमा सब कुछ समझ गई थी, लेकिन फिर भी वह पूछकर माँ जी को दुख बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसे तो बस खुशी इस बात की थी कि चाहे जैसे भी हो, कम से कम माँ जी ने उसकी कदर तो जानी। दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है जिंदगी में। ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हमें किसी के प्यार, किसी के अपनेपन की जरूरत होती है, जो क्षमा जी को अपनी छोटी बहू नीलिमा से मिला। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक कहानी के इस वास्तविक से ना जुड़े। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई है, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एक लाइक तो जरूर करिएगा, और हाँ, शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक और नई कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।